आप सभी का स्वागत है। अकाउंटेंसी जो 3 दिसंबर 2020 की वर्कशीट थी उसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है वो अगले जो 3 क्वेश्चन हमारे बचे थे उसके लिए है। तो 4th क्वेश्चन को हम लेते हैं आज की अपने इस पहले क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें कहा गया है कि नियति, कार्तिक और ऋतिक 3 पार्टनर्स हैं और इन 3 पार्टनर्स के बीच की जो रेशियो है वो 5:3:2 की है और जो उनकी बैलेंस शीट है वो 31 दिसंबर 2009 को बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो कोर्ट के थ्रू डिसोल्यूशन हो रहा है। और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, कैश कभी ट्रांसफर नहीं होता ये हमें पता है, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज वो सब मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूँ, मतलब कि उनकी एंट्री में ऑलरेडी पास कर चुका हूँ। तो इनको ट्रांसफर करने की हमें एंट्री नहीं करनी, एसेट को रियलाइज करने की एंट्री करनी है और लायबिलिटी को पे करने की एंट्री करनी है। तो क्या एंट्रीज हैं? तो अपनी पहली एंट्री पर चलते हैं। पहली एंट्री हमें कहती है कि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 45,000 की। देखिए लायबिलिटी और उसके साथ एक चीज और लिखी कि वो जो पे की है वो नियति ने पे कर दी। तो 2 चीजें हो गई हमारे लिए इंपॉर्टेंट। एक तो लायबिलिटी निकली जो मुझे देनी पड़ेगी अब फर्म को, मुझे का मतलब फर्म, और वो पे कौन कर रही है? एक पार्टनर जो कौन है? नियति। तो फर्म को किसको पे करना पड़ेगा? जिसने वो पे की, मतलब कि नियति। तो फर्म अपनी बुक में पार्टनर का जो कैपिटल है, मतलब कि नियति का कैपिटल अकाउंट है, वो क्रेडिट कर देगी। और जो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है इसको हम रियलाइजेशन के थ्रू पे करते हैं। ये आपको पता है, अब तक हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि इस बात को हम समझ चुके हैं। कोई भी लायबिलिटी का अकाउंट ओपन नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट पेमेंट होगी। पेमेंट बता रखी है कितने की है, जो किसने पे की है? नियति ने। अगर नियति पे नहीं करती तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू बैंक। बट क्योंकि हमारे इस केस में नियति ने पेमेंट की है तो हम नियति को पेमेंट देंगे, बैंक को हटाकर कौन आ गया? नियति। नेक्स्ट है कि क्रेडिटर्स हैं हमारे, ये भी एक लायबिलिटी है। 60,000 उनको देना ड्यू है। एक्सेप्टेड फर्नीचर फॉर 35,000, उन्होंने एक फर्नीचर एक्सेप्ट कर लिया 35,000 का, और जो बैलेंस बचता है वो पे किया गया है उनको कैश की फॉर्म में। ठीक है, एक तो ये है, पता चला कि एक लायबिलिटी एक फर्नीचर को या एक एसेट को लेके जा रही है। तो कोई भी लायबिलिटी जब एसेट को टेक ओवर करती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं पास होती। इसका मतलब 67 में से 35 अगर मैं माइनस कर दूं तो ही मेरे लिए ट्रांजैक्शन होगी। 35 की ट्रांजैक्शन मेरे लिए रिकॉर्ड नहीं होगी। जब भी कोई लायबिलिटी एसेट को लेके जाएगी उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। तो 67 में से जब हम 35 माइनस करते हैं तो ये 32 आता है। इसके बारे में बताया है कि ये पे किया गया है कैश में। तो आपको इस 32 के लिए एंट्री करनी है, 35 की आप एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री क्या होगी? बी में आपको पेमेंट करनी है, आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को पे करने की एंट्री ये ही होती है टू कैश अकाउंट। कैसी भी लायबिलिटी हो, अगर मुझे जब डिसोल्यूशन होगा और मुझे उसकी पेमेंट करनी होगी तो यही एंट्री होगी। पैसा आपके पास से जाएगा और रियलाइजेशन के थ्रू जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी का अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। क्रेडिटर मुझे कहीं नहीं यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट सी, कार्तिक है, उसने लोन दे रखा है 18,000 का फर्म को, वो पे करना है। तो कार्तिक है, कार्तिक ने फर्म को लोन ले रखा है और वो फर्म अब उसको फर्म को वो लोन पे करना है। तो फर्म जब लोन पे करेगी तो पैसा फिर फर्म के पास से जाएगा। ठीक है, अब बताया नहीं कि कैश है या बैंक है, तो आप कैश अकाउंट भी यूज कर सकते हो और बैंक अकाउंट भी। मैं अभी क्या यूज कर रहा हूं? कैश अकाउंट यूज कर रहा हूं। कार्तिक का लोन है तो आप उस कार्तिक के लोन को अब डेबिट कर देंगे और उस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी
18,000 से। नॉर्मली पार्टनर का लोन सबसे लास्ट में पे होता है, बट यहां कहा है कि फर्म को वो पे करना है, तो मैंने पे कर दिया। डी एंट्री हमारी कहती है कि स्टॉक है एक एसेट जो 85,000 की है, वो ऋतिक जो हमारा पार्टनर है उसने 72 में ले ली। तो अब 85 की वैल्यू तो खत्म हो चुकी है, वैल्यू अब किसकी है 72, किसने ली ऋतिक ने। तो ये पैसा मैं किससे लूंगा, ऋतिक से। अगर मैं ऋतिक से पैसा नहीं लेता तो मेरा कैश या बैंक डेबिट होता, अब मैं वो किससे लूंगा, ऋतिक से। तो मैं क्या करूंगा, ऋतिक के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। तो जब कोई एसेट रियलाइज करती है या उसकी पेमेंट हमें मिलती है तो इस तरीके से एंट्री होती है। कैश, अगर कैश में अमाउंट आ रहा है, और अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू ₹6,000 एंड वर पेड बाय कार्तिक। तो एक तो ये पता चला कि ये एक मेरा एक्सपेंस है, मुझे रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी खर्चा है अब उसका अकाउंट ओपन नहीं करना, उसको रियलाइजेशन के थ्रू पे कर कर खत्म करना है। अब मैंने पेमेंट नहीं दी, अमाउंट तो पता चल गया 6,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म के हैं, तो बियर किसको करनी है, फर्म को, और पे किसने किया है, कार्तिक ने। तो अब फर्म किसको पे करेगी, जिसने जो है उन एक्सपेंसेस को पे किया है, मतलब कि कार्तिक कैपिटल अकाउंट। तो जहां कैश लिखना था हमें या बैंक लिखना था, वहां हम उस पार्टनर का नाम लिख देंगे जिसने वो दिए। नेक्स्ट आती है, और इसकी लास्ट एक एक नंबर की सारी एंट्री होती है। लॉस हुआ डिसोल्यूशन पे 40,000 का, और ये 40,000 अब जो है इस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। क्योंकि लॉस है तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, आप सारे पार्टनर नियति, कार्तिक, ऋतिक को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये इनकी कैपिटल को कम करेगा, कैपिटल कम होती है डेबिट साइड से, और रियलाइजेशन अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन पिछले कई सालों से आ रहे हैं जर्नल एंट्रीज के, जिन पर हमारा एक नंबर की एक एंट्री होती है और हमें इजीली जो है मार्क्स मिल जाते हैं, कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ये 12,000 आना है, यहां पर 20,000 आना है, ये 12,000 है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। ये जनरल एंट्रीज थी, आप स्क्रीनशॉट इसका खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी जनरल एंट्रीज का ही लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो जनरल एंट्रीज के ऊपर बेस्ड है। फिर हमें क्या करनी है, जनरल एंट्री ही पास करनी है। क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि मुस्कान, प्रिया और रोहन 3 पार्टनर हैं, 2:3:1 की इनके बीच की रेशियो है। ये 31 मार्च 2019 को फर्म डिसॉल्व हुई और एसेट को ट्रांसफर कर दिया गया है और एक्सटर्नल लायबिलिटी को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो जो नॉर्मली हमारे क्वेश्चंस में होता है, ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी होती है और फिर हमसे ये रियलाइजेशन से रिलेटेड जो 6 एंट्रीज हैं, एक एक नंबर की एक एंट्री, वो हमें पास करने के लिए कही जाती हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इनको पास करने में कभी भी दिक्कत नहीं होती। जैसे फर्स्ट एंट्री हम देखते हैं। फर्स्ट एंट्री कहती है कि फर्नीचर है 70,000 का, एक एसेट है 70,000 की,
ठीक है, ये अमाउंट ऑलरेडी हमारे रियलाइजेशन में जा चुका है, भूल जाओ। उसको बेचा गया कितने में? 74,000 में। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बाय ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब बोली लगी, बोली में, एंड ऑक्शनर जो कमीशन है वो 3000 है। तो बिकवाने के लिए जिस व्यक्ति को हमने बुलाया था या कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसको हम कमीशन 3000 की दे रहे हैं। या तो दो एंट्री लिख करो, एक में फर्नीचर को बेचो और एक में ऑक्शनर को कमीशन दो, या आप नेट इफेक्ट निकाल कर भी एंट्री पास कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम नेट इफेक्ट की एंट्री करते हैं, मतलब कि 74,000 में से 3000 घटाकर एंट्री कर देते हैं। तो कितना हुआ? 71,000। तो अब जो हम एंट्री पास करेंगे वो 71,000 की करेंगे, और 71,000 में एक्चुअली हुआ क्या है? फर्नीचर को बेचा गया है। तो आपके पास पैसा आ रहा होगा, अब वो कैश से भी आ सकता है, बैंक से भी आ सकता है। तो बताया नहीं है, मैं कैश अकाउंट लिख रहा हूं इसलिए चल जाएगा। और क्रेडिट जो होगा याद रखना, एसेट को नहीं लिखना, आपको रियलाइजेशन अकाउंट को ही लिखना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है बस, कि आप किसी भी एसेट का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। और अमाउंट आया नेट। सेकंड, एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है। कंप्यूटर का मतलब एसेट है, जो अब प्रिया ने ले लिया है और 7,000 में ले लिया है। तो एक्चुअली तो ये फर्म को 7,000 मिलने थे एक अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचकर। तो फर्म के पास कैश आना था, अब वो कैश किससे लेगी फर्म? प्रिया से। तो प्रिया का कैपिटल अकाउंट वो डेबिट कर देंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट एक एसेट को बेचने के लिए हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से एंट्री हमारी हो जाएगी। सी पोर्शन आता है, एक क्रेडिटर है, एक लायबिलिटी है जिसको 44,000 दिया गया है फुल सेटलमेंट में, उनका 49,000 का क्लेम था। ये तो भूल जाओ, कितना दिया वो याद रखो, मतलब कि 44,000 आप पे कर रहे हो। एक लायबिलिटी को जो पे किया जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट होता है, और टू कैश अकाउंट हम क्या कर देते हैं? पे कर देते हैं। अमाउंट उतना जितना हमने फुल सेटलमेंट की, मतलब कि 44,000। नेक्स्ट रोहन है, रोहन की सिस्टर। देखिए पार्टनर रोहन है, रोहन की सिस्टर का लोन था और वो मुस्कान ने दे दिया। ठीक है, तो देना तो किसको था? फर्म को ही था। तो अब फर्म किसको पे करेगी? मुस्कान को। तो आप क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे, लोन अकाउंट नहीं यूज करेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊं क्यों ये मैं बोल रहा हूं। रियलाइजेशन अकाउंट आप डेबिट करोगे, और जिसने पे किया, क्योंकि आपको देना था, आपको यहां पर कैश लिखना था, बट क्योंकि वो मुस्कान ने पे किया है तो हम मुस्कान का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और वो उसको हम बाद में सारी सेटलमेंट करने के बाद पे कर देंगे। अब मैंने यहां पर क्यों कहा रियलाइजेशन? क्योंकि ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, पार्टनर नहीं है। ठीक है, अब इससे पिछले क्वेश्चन में जाएं तो आप देखोगे कार्तिक का लोन था। जब कार्तिक के लोन की हमने पेमेंट की थी तो हमने कार्तिक लोन अकाउंट को डेबिट किया था, रियलाइजेशन नहीं किया था, क्योंकि वो पार्टनर है। पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर ही नहीं होता, तो इसलिए पेमेंट कार्तिक लोन अकाउंट के थ्रू हो रही थी। ठीक है, बट जब मैं इस क्वेश्चन में जाता हूं तो यहां सिस्टर का लोन है, पार्टनर रोहन है, तो ये ऑलरेडी एक्सटर्नल लायबिलिटी के रूप में रियलाइजेशन में जा चुकी है, तो इसकी पेमेंट अब रियलाइजेशन से ही हो सकती है। इस बात को आपको समझना था। ई पर आते हैं, एक्सपेंस डिसोल्यूशन के 15,000 आए और वो रोहन ने पे कर दिए, तो इसकी एंट्री तो अभी हम करके आए थे। सेम वही है कि आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश की जगह पर आप रोहन कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, क्योंकि बियर वो रोहन ने किए हैं और बियर फर्म को करने थे और पे कर दिए किसने? रोहन ने। लास्ट है वही लॉस ऑन डिसोल्यूशन, तो जैसे पिछले वाले में एंट्री की थी अभी भी आप उसी तरीके से एंट्री करोगे। 231 में
मुस्कान, प्रिया और रोहन में डिवाइड कर दोगे तो मुस्कान, प्रिया, रोहन, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर दोगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर दोगे 24,231। तो ये अमाउंट आ जाएगा 8, 12 और 4। इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन जो फिर जर्नल एंट्री बेस्ड था, एक एक नंबर की एक एंट्री थी, नॉट सो डिफिकल्ट, आप इसको ले सकते हो।